अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ओनली चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज से हम कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट जो एनुअल एग्ज़ाम देते हैं उनके कोर्स में ये शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है तमाम प्रोफेशनल अकाउंट्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आईसीएमए होता है, एमबीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इम्तहान होता है, एसीसी होता है, सीमा होता है, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं, एमबीए होता है, वहाँ भी कॉस्ट अकाउंटिंग मौजूद है। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। किसी भी जगह कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्तहान दें, उनकी जो है बुनियाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही होगी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम मजमूई रिज़ल्ट हासिल करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में होता है। यानी ये कि कारोबार की एक साल की एक मुकर्ररा ईयर्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कारोबारी सरगर्मी होती हैं, उनको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तमाम रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, तमाम उस साल की एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उस साल में कितनी आमदनी कारोबार ने हासिल करी है और आमदनी को हासिल करने के लिए कितने कारोबार ने खर्चे किए हैं, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की वजह से रेवेन्यूज़ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से हम कारोबार की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कारोबार जो है पूरे साल में जो वर्किंग हुई है, आया वो प्रॉफिट में है या नुकसान में है, जिसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बनाकर मालूम कर लेते हैं। इसी तरीके से हम किसी ख़ास तारीख को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं अभी, हम किसी ख़ास तारीख को माली पोजीशन भी ज़ाहिर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं किसी कारोबार की बैलेंस शीट बना के। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कारोबार के टोटल रिसोर्सेज यानी असेट कितने हैं, किसी एक ख़ास तारीख को कितनी मालियत के असेट्स की पोजीशन है वो। ठीक है, और उस असेट्स के ऊपर कारोबार पे कितना बार है, यानी कितनी लायबिलिटीज़ कर्जे हैं जो कारोबार ने चुकाने हैं, और इस वक्त कारोबार के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है, ओनर्स का कितना क्लेम है कारोबार के असेट्स यानी रिसोर्सेज के ऊपर। तो किसी ख़ास तारीख पर जब बनाई जाती है बैलेंस शीट, तो वो ख़ास तारीख की ही पोजीशन होती है, पूरे साल की पोजीशन नहीं होती है। बैलेंस शीट हमेशा उस तारीख की पोजीशन शो करती है जिस तारीख को बनाई जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चूँकि ओवरऑल रिज़ल्ट बताती है, इंटरनल मामला नहीं बताती है। अगर कारोबार को कहीं नुकसान हो रहा है या परफॉर्मेंस उसकी ख़राब हो रही है तो उसकी वजूहत क्या है नहीं बताती फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे एक आपके पास थर्मामीटर है, कोई शख्स को चेक करना चाहते हैं थर्मामीटर लगा के कि वो बीमार है या नहीं है। थर्मामीटर हमें सिर्फ एक रीडिंग बताता है, 98.4 से अबव होगा तो इंसानी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या 98.4 टेम्परेचर आता है तो उससे कम टेम्परेचर आता है, 98.4 से कम आता है तो भी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उसकी वजूहत नहीं बताता टेम्परेचर आपका। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है जो कि हमें नहीं बताती कि कंपनी में क्या कहाँ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से कारोबार अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा, कारोबार की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इस काम के लिए जो है कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग की एक शाख है। ये कारोबार के जितने भी शोबे होते हैं, फाइनेंशियल शोबा हो या आपका प्रोडक्शन का शोबा हो या वेयर हाउस हो या सर्विसेज शोबा हो, उनका इंटरनल जो है ये ऑपरेशन करके वो मालूम करती है कि कारोबार की परफॉर्मेंस कहाँ ख़राब हो रही है, कहाँ लो परफॉर्मेंस है। वो अपनी फिर जो उसकी बेस के ऊपर कारोबार की मैनेजमेंट को एडवाइस किया जाता है कि ये करेक्टिव स्टेप्स आप लें तो कारोबार की परफॉर्मेंस जो है सही हो सकती है। लिहाजा इंटरनल ऑपरेशन होता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग कारोबार के अंदर, और जो सिर्फ मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है कि आपने ये एक्शन लेके इन वजूहत का ख़ात्मा करना है जिससे कारोबारी एक्टिविटीज़ दूर हो और कारोबार के मुनाफों में इजाफा हो। ये तो मैंने एक ओवरव्यू बता दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताया, कम से कम बताया है। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एलिमेंट यानी लागत के अनासिर क्या होते हैं, यानी कोई चीज़ कोई यूनिट बनाया जाता है तो उसके एलिमेंट बनाने के क्या क्या एलिमेंट हैं। ठीक है,
जहाँ पर यूनिट बनाया जाता है उस जगह को हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, या जो यूनिट बनाया जा रहा होता है, बनाया यानी प्रोडक्शन की जा रही होती है यूनिट की, या उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। ठीक है, हमारा कोई डिपार्टमेंट में कॉस्ट सेंटर हो सकता है, एक मशीन भी कॉस्ट सेंटर हो सकती है। ठीक है, कोई वर्कशॉप भी हमारा कॉस्ट सेंटर हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही थी है। अच्छा, जब कोई चीज़ आपको पता है जब बनाई जाती है तो उसके अंदर 3 चीज़ों का इश्तराक होता है, 3 चीज़ें मिक्स की जाती हैं, प्लस की जाती हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो 3 चीज़ें मिक्स की जाती हैं, यानी ऐड की जाती हैं 3 चीज़ें, जिससे का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है। वो 3 आइटम्स क्या होते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा है यहाँ कॉस्ट एलिमेंट्स। इसके अंदर मैंने 3 आइटम शो करें। किसी चीज़ को बनाने के लिए 3 आइटम का होना ज़रूरी है। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले रॉ मटेरियल। ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर के अंदर जितना भी आपको ये पूरा प्लास्टिक नज़र आ रहा है, जितनी भी फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये इसका रॉ मटेरियल है। ये मार्कर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें रॉ मटेरियल चाहिए था जो, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है रॉ मटेरियल। अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो लकड़ी, टिम्बर जो है वहाँ पे रॉ मटेरियल होगी। ठीक है, अगर आप कोई लोहे की चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे जो है स्टील आपका रॉ मटेरियल होगा। जिस किस्म के आइटम आप बना रहे हैं उस किस्म के आइटम के मुताबिक उसका रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, अगर आप बुक बना रहे हैं तो बुक में पेपर आपका रॉ मटेरियल होगा, कागज़ रॉ मटेरियल होगा। अगर आप खाना बना रहे हैं, खाना के अंदर जो है अगर गोश्त का सालन बना रहे हैं तो गोश्त का सालन, गोश्त जो होगा वो आपका रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, ये एक चीज़ तो रॉ मटेरियल के बगैर कोई चीज़ बन नहीं सकती। रॉ मटेरियल आपका डायरेक्ट मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कहलाता है। पहला आइटम, पहला एलिमेंट क्या है किसी कॉस्ट का, रॉ मटेरियल। विदाउट रॉ मटेरियल की कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जब आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है तो आप रॉ मटेरियल, खाली रॉ मटेरियल से कोई चीज़ नहीं बन जाती। रॉ मटेरियल पे वर्क कौन करेगा, लेबर काम करेगी। लेबर रॉ मटेरियल को उस चीज़ की शक्ल में लेकर आएगी जिस चीज़ को आपने बनाना है। अगर पेन को बनाना है तो इसके प्लास्टिक को काटेगी, इसको गोल करेगी, इसकी मुख्तलिफ जो है साइज़ बनाएगी, उसके मुताबिक काम करेगी लेबर। तो लेबर जो है उस रॉ मटेरियल को जो है वो आपके जो है फिनिश फॉर्म, जो आपका यूनिट है, जो अशिया है, उसकी शक्ल में लाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर उस पर काम करेगी। जब लेबर को, रॉ मटेरियल को और लेबर को हम दोनों को जोड़ देते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि हमें बनाने के लिए कुछ और मज़ीद एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने तीसरा आइटम लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड। ये खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। इसके अंदर जहाँ पर आप बना रहे हो उस बिल्डिंग का किराया होता है, उसमें जो लोग निगरानी कर रहे होते हैं, सुपरवाइज़र होता है, फोरमैन होता है, और जो उसका मैनेजर होता है, जो प्रोडक्शन का मैनेजर देख रहा होता है, उसकी तनख्वाह होती है महीने की। चौकीदार की तनख्वाह होती है, वहाँ पे सफाई करने वाले स्वीपर्स होते हैं। ठीक है, ऑयल वगैरह वहाँ पे डाल के जो है ऑयल जो है फिनाइल वगैरह डाल के उसकी सफाई की जाती है, धोया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो स्टूडेंट्स, ये पता चला हमें 3 आइटम जब हम मिलाते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, अदर खर्चे जिनको कहते हैं, इन दोनों को जब चीज़ों 1 2 3 तीनों चीज़ों को प्लस करते हैं तो कोई चीज़ क्या होती है, प्रोसेस हो जाती है। कोई चीज़ क्या होती है, प्रोसेस हो जाती है, या कोई चीज़ प्रोसेस में आ जाती है। इन तीनों को प्लस करते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री हेड, तो कोई चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आ जाती है। जब प्रोडक्शन प्रोसेस मराहिल के अंदर आ जाता है, चल जाता है, तो जब प्रोसेस रुकता है तो उसके 2 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा ये है कि फिनिश गुड बनता है, फिनिश गुड्स बनता है उसका एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा वर्क इन प्रोसेस इनकम्प्लीट। यानी वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि जो वर्क इन प्रोसेस है ये 80% या 90% तो कंप्लीट हो चुका है टाइम के अंदर, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया जो है एक्टिविटीज़ का, तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा 10-15% काम कम है, तो लिहाजा इसको बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। जो मुकम्मल हो जाता है, फिनिश गुड्स की शक्ल में बन जाता है, 100% काम हो जाता है, उसको हम भेज देते हैं उसके अंदर जो है जहाँ पे फिनिश गुड रखी जाती है, स्टोर्स होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, वहाँ भेजा जाता है उनको। वेयर हाउस से आपकी सेल फोर्स होती है, वो काम करती है, उसको सेल करती है आगे। तो स्टूडेंट, ये बताया कि 3 चीज़ ये भी बना, कॉस्ट के एलिमेंट क्या हैं, एक रॉ मटेरियल होता है, एक लेबर होती है, एक फैक्ट्री ओवरहेड होती है। फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इनको, फैक्ट्री ओवरहेड को। ये 3 चीज़ें से कोई भी चीज़ बनती है, वो ख्वाह वो कितनी बड़ी
इंडस्ट्री हो या छोटी से छोटी हो, ये तीनों खर्चे ज़रूर आते हैं। अगर हम घर में सालन बनाएं तो वहाँ भी रॉ मटेरियल लगता है, लेबर बनाने वाले की मेहनत लगती है, और जो है चूल्हा जलता है उसमें गैस खर्च होती है, खर्चे होते हैं, बिजली जलती है उसकी लाइट खर्च होती है, ये अदर खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों मिलके प्रोसेस होती है, और जब प्रोसेस मुकम्मल होता है तो फिनिश गुड बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? आगे हम लेके चलते हैं इसको। अब जो पहला आइटम हमने बताया है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स के बारे में हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की दो काइंड्स होती हैं, दो किस्में होती हैं प्रोडक्शन के अंदर। एक डायरेक्ट मटेरियल्स होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो हमें एक प्रोडक्ट पे नज़र आ रहा होता है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर पे जितना भी मटेरियल नज़र आ रहा है हमको, ये सब डायरेक्ट मटेरियल्स है, यानी इसको हम ट्रेस कर पा रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर मार्कर की। जिस मटेरियल को आप ट्रेस कर सकें हैं या आइडेंटिफाई कर सकें उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इसके अंदर मटेरियल तो लगी होंगी, वो मटेरियल तो होंगी, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल को ट्रेस नहीं हो पा रहा होगा उसके अंदर। जैसे इसके अंदर ग्लू लगा होगा चिपकाने के लिए कहीं पे, तो ग्लू भी एक मटेरियल था, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी को हम कीमत में पर यूनिट के अंदर चेक नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे कि कितना मटेरियल लगा हुआ है इसके अंदर इनडायरेक्ट वाला। डायरेक्ट मटेरियल हम अंदाज़ा कर लेते हैं, इसमें एक पेन में कितना मटेरियल लगेगा पहले से ही मालूम हो चुका होता है, इसलिए उस मटेरियल की हमें कीमत भी पता होती है, इतने कीमत का लग रहा है। जिस एक यूनिट पे जितने मटेरियल की कीमत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। और जो मटेरियल उस प्रोडक्ट में लगा हुआ है, जिसकी कीमत एक यूनिट पे कितनी लगी है, कितनी मालियत का मटेरियल लगा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो लगता है प्रोडक्ट पे, वो एक बल्क में ख़रीदा जाता है, वो बहुत सारी क्वांटिटी पे अप्लाई किया जाता है, और एक यूनिट पे जो मटेरियल लगता है वो पता होता है कि इतना एक पेन पे इतना मटेरियल लग रहा है, इतना प्लास्टिक लग रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट पे एक यूनिट के ऊपर हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, और डायरेक्ट मटेरियल ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट पे या उस एक यूनिट के ऊपर उस मटेरियल की वैल्यू को ट्रेस कर सकते हैं, इतनी वैल्यू का ये मटेरियल लगा हुआ है। तो स्टूडेंट समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक यूनिट के ऊपर। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो उसके अंदर लगा तो होता है मटेरियल, लेकिन उसकी वैल्यू एक यूनिट के ऊपर कितनी वैल्यू का लगा है वो ट्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए हम दो किस्म होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है लेबर होती है, दूसरा यूनिट लेबर का होता है। लेबर भी दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट लेबर होती है और एक इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरह लेबर का जो काम नज़र आ रहा होता है, ये कटिंग है, ये बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेबर ने जो गोल करा है, इसको काटा है, उसके सैंपल उसकी शक्ल में लेकर आया मार्कर की, लेबर का वर्क नज़र आ रहा होता है। और हमने लेबर को पता होता है कि इस एक मार्कर पे लेबर ने हम फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि एक मार्कर को 1 घंटे में बनाया जाए, 2 घंटे में बनाया जाएगा, और लेबर से कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे के आपको जो मिलेंगे इसमें 50 रुपये मिलेंगे और एक मार्कर को हर सूरत में उसका टाइम है 2 घंटे में तैयार करना है। तो हमें पता है कि इस मार्कर पे 1 घंटे में 50 रुपये लेबर को मिले, तो 2 घंटे में मार्कर बनाए तो 100 रुपये लेबर के लगे हुए इस मार्कर के ऊपर, 100 रुपये वैल्यू लोगों की। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनका प्रोडक्शन से कोई वास्ता नहीं होता, कि जो हमने यूनिट बना रहे हैं इससे कोई वास्ता नहीं होता है कि हम कितने बनाए, 1000 बनाए, 10,000 बनाए, 50,000, हमें इससे नहीं होता। एक मैनेजर कंपनी में होता है, उसकी तनख्वाह फिक्स होती है। एक सुपरवाइज़र उसका होता है फैक्ट्री में, उसकी तनख्वाह फिक्स होती है, उसका प्रोडक्शन से वास्ता नहीं होता, उसको तो फिक्स तनख्वाह मिल रही होती है। अब एक पेन पे जो है कितनी जो सुपरवाइज़र को पैसे दिए हैं, उसका कितना खर्चा है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बल्कि उसकी तनख्वाह को प्रोडक्शन पे हम डिवाइड करके पर यूनिट के ऊपर मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रोडक्ट पे कितने की उसकी सर्विसेज लगी है हम बता नहीं सकते लेबर की। ठीक है, वो इनडायरेक्ट होती है, जिसको आप आइडेंटिफाई न कर सकें, जिसकी एक यूनिट के ऊपर वैल्यू को आइडेंटिफाई ना कर सकें, वो इनडायरेक्ट लेबर है। और जिसकी एक यूनिट के ऊपर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे 100 रुपये 50 रुपये एक घंटे के हिसाब से 2 घंटे में एक मार्कर बनाया, तो 100 रुपये इस मार्कर में लेबर को दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे पास होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक प्रोडक्ट पे कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये बल्क के लिए खर्च होते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट, हज़ारों, 2000, 5000, 10,000 जितनी प्रोडक्ट बन रही है, सब पे खर्च होते हैं टोटल। वो उन एक यूनिट से उनका कोई वास्ता नहीं होता है, एक यूनिट में कितना खर्च हो रहा है, लेकिन वो उनको जो है हम डिवाइड करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उन खर्चों को एक प्रोडक्ट पर लाने के लिए अपने जो है। ठीक है स्टूडेंट, आप ये मैंने मुख्तलिफ ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड लिखे हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना खर्च हुआ है वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। इनडायरेक्ट
लेबर भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, जो कि FOH का हिस्सा होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनके नाम लिखे मैंने, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितनी हुई है जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा था, कितना कोल एंड अदर फ्यूल खर्च हुआ है ये इस प्रोसेस के अंदर, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना बिल्डिंग का किराया दिया है, कितना रेट्स एंड टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए हैं, ज़मीन को इस्तेमाल करा है, प्रोडक्शन के ऊपर जो गवर्नमेंट के टैक्स बनते हैं वो दिए हैं। वेलफेयर के भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते, सर्विसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेलफेयर में कैंटीन होती है, रिक्रिएशन क्लब होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, मेडिसिन वगैरह चेक कराए जाते हैं डॉक्टरों से लोगों को। तो ये सब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ये मैंने लिस्ट बना के बताई है कुछ की, चंद की, वरना ये तो बहुत सारे होते हैं। तो डायरेक्ट, अब मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट पर रखता है। जैसे मैंने अभी बताया था, प्लास्टिक है जो पेन पे लगा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल। कोई प्रोडक्ट अगर प्लास्टिक की बन रही है तो प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल। कोई शर्ट बन रही है कपड़े की, क्लॉथ की, तो कितना एक शर्ट पे क्लॉथ लगा है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, कोई किताब बन रही है कागज़ की, तो कितने कागज़ लगे हैं, कितनी शीट इस्तेमाल हुई हैं, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। कोई चीज़ फर्नीचर बन रहा है, कुर्सी बन रही है, टेबल बन रही है, फर्नीचर उसकी लकड़ी से है, तो कितनी टिम्बर इस्तेमाल हुई है उसके अंदर, वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। डायरेक्ट लेबर, वो प्रोडक्ट का वो कारीगर जिसने डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है, वो डायरेक्ट लेबर होती है। और इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जिन्होंने डायरेक्टली काम नहीं किया उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसको इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसकी सर्विसेज चाहिए होती है। जैसे पोछा लगाना, वहाँ पे आपको पोछा ख़रीदना है, फिनाइल ख़रीदना है, साबुन है हाथ धोने के लिए, पेट्रोल तेल है हाथ धोने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन उस प्रोडक्ट पे उनकी ज़रूरत होती है, खर्च होते हैं। तो लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर उसकी कीमत को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं हम। स्टूडेंट्स, अब हम जितने भी अभी हमने आपको बताए ऊपर जो है कॉस्ट एलिमेंट्स, 3 कॉस्ट एलिमेंट बताए थे, रॉ मटेरियल, लेबर एंड FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल के अंदर हमने 2 काइंड बताई थी आपको, डायरेक्ट रॉ मटेरियल और इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। अब हम 1 बाय 1 हर एक की जो है लिख कर आपके सामने जो है उसके नोट्स की शक्ल में आपको दिखा रहे हैं, आपको बताते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होता है। वैसे तो हमने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो पढ़ते हैं। डायरेक्ट, ये आपको नज़र आ रही है डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग्स। डायरेक्ट मटेरियल पढ़ देता हूँ आपको। डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन बी, आगे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, विच कैन बी identified in the product and can be conveniently measured and form a part of the finished product, full stop। कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल बोल रहे हैं, या डायरेक्ट रॉ मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर, जिसकी प्रोडक्ट के ऊपर शनाख्त हो जाती है, देखते ही प्रोडक्ट पे शनाख्त की जा सकती है या उसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। ठीक है, आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट पे शनाख्त हो सकती है। एंड कैन बी कन्वीनियंटली मेजर, और उसकी जो है पैसों के अंदर जो है पैमाइश की जा सकती है, यानी मालूम किया जा सकता है कि ये मटेरियल इस एक यूनिट में कितने पैसों का लगा हुआ है। ठीक है, एक यूनिट में मटेरियल, अगर हम कहते हैं कि एक शर्ट बनाई जाती है और एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है और 1 मीटर कपड़ा 100 रुपये का है, तो हम आसानी से बता सकते हैं आपको कि इस शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगा हुआ है और 1 मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपये है, तो 200 रुपये मटेरियल की कीमत लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, ये बताया। एग्जाम्पल दिए कौन कौन से टाइप का मटेरियल होता है, बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल, टिम्बर इन फर्नीचर मेकिंग, जब फर्नीचर बनाते हैं तो वहाँ पे आपका मटेरियल क्या होता है, टिम्बर होता है। टिम्बर लकड़ी को कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके जब आप ड्रेस बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, कमीज़ बनाते हैं, तो उसमें कपड़ा लगता है, क्लॉथ लगता है। क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग, हमें पता होता है कि इस पतलून में कितना कपड़ा लगा है, या इस शर्ट में कितना कपड़ा लगा है, इस कुर्ते में कितना कपड़ा लगा है, तो उस कपड़े की मीटर के हिसाब से कीमत होती है। हम उसकी पैमाइश कर लेते हैं कितना पैसों का कपड़ा लगा है, तो यानी हम उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं उसकी कॉस्ट को। ठीक है, इसी तरह ब्लॉक जो होते हैं बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में जो ईंटें लगती हैं, ब्लॉक लगती है, हमें एक ब्लॉक की कीमत कितनी है, या 100 ब्लॉक की या 50 ब्लॉक की कीमत कितनी है, तो हमने कितने ब्लॉक यूज़ करे हैं, तो हमें उसकी कीमत का, ये बिल्डिंग में इतने ब्लॉक लगे हैं तो इतनी की ये बिल्डिंग बनी है।
ठीक है, हमें पता चला था इतनी मालियत का मटेरियल इसके अंदर लगा है बिल्डिंग में। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको डायरेक्ट रॉ मटेरियल के बारे में बताया है लिखकर। जो आप किसी भी प्रोडक्ट का एक यूनिट उठाएं और उस एक यूनिट के अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं या ट्रेस आउट तलाश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितनी मालियत का मटेरियल इसके अंदर लगा है एक यूनिट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको नोट कर लें। नोट नहीं करेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा, भूल जाएंगे बात से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस्ट एलिमेंट का पहला एलिमेंट के अंदर उसकी पहली काइंड्स हमने लिख दी है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमने पहले आपको अभी डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा पार्ट हमने 1.1 इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बता रहे हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल हमने आपको पहले बताया है कि ऐसा मटेरियल होता है जिसकी प्रोडक्शन को ज़रूरत तो होती है लेकिन उस एक यूनिट के ऊपर उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। उस मटेरियल की डायरेक्टली उस मटेरियल के ऊपर जो बन रहा होता है एक यूनिट, उसके ऊपर वो नहीं लगता उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर उसकी कुछ वैल्यू ज़रूर होती है जो ट्रेस नहीं हो सकती। तो उसके बारे में हमने लिखा है, आपको बताते हैं, मालूम होना चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल रेफर्स टू, इनडायरेक्ट मटेरियल से मुराद, रेफर्स टू माने मुराद, मटेरियल ऐसा मवाद, ऐसी अशिया दैट आर नॉट डायरेक्टली यूज, जो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन में बन रही है उसके ऊपर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती हैं, या सर्विस जो दी जा रही है, बनाई जा रही है, पैदा की जा रही है, उस पर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती हैं, इनडायरेक्ट, बट आर नेसेसरी, लेकिन ज़रूरी होती है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है इनडायरेक्ट मटेरियल का। ठीक है, दीज मटेरियल्स, These materials cannot be easily traced to a specific product और सर्विस, किसी ख़ास प्रोडक्ट जो बन रही है या ख़ास सर्विस के अंदर इस इनडायरेक्ट मटेरियल को हम ट्रेस यानी ढूंढ नहीं सकते, तलाश नहीं कर सकते, हमें नहीं मिल सकता कितनी वैल्यू का इनडायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर मौजूद है, ये ट्रेस नहीं हो सकता। एंड आर टिपिकली, और आम तौर पर कंसीडर समझा जाता है टू बी पार्ट ऑफ दी ओवरहेड, और इसको हिस्सा समझा जाता है, ओवरहेड का हिस्सा, यानी जो प्रोडक्शन के अंदर ओवरहेड माने खर्चे जो होते हैं प्रोडक्शन में, इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनका हिस्सा समझा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट का, ऑफ अ बिजनेस, कारोबार की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसका समझा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, मिसाल यहाँ पे रखता है आपके सामने। नंबर 1, क्लीनिंग सप्लाईज, ये मटेरियल है, क्लीनिंग सप्लाईज एंड मेंटेनेंस टूल्स। जब हम जिस प्लांट के अंदर जिस जगह पे आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है उस जगह पे कुछ हमें सफाई सुथराई करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, झाड़ू चाहिए होता है, पोछा चाहिए होता है, हमें ये मटेरियल हैं, फिनाइल चाहिए होता है, वहाँ पे डालने के लिए पानी वाटर चाहिए होता है। ठीक है, टूल्स चाहिए होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो है जैसे बाल्टी है पानी भरने के लिए, स्प्रे करने के लिए जो है वहाँ पे कुछ और इस तरह के जो टूल्स होते हैं, और क्लीनिंग करने की सप्लाईज़ जो होती हैं जैसे आपकी फिनाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हमें ये मटेरियल है, ये लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इनकी भी वैल्यू होती है। दिस आर यूज़, ये इस्तेमाल होता है टू मेंटेन करने के लिए क्लीन एंड सेफ वर्क इन्वायरमेंट, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उस माहौल को सेफ यानी महफूज और क्लीन साफ़ सुथरा माहौल को पैदा करेंगे तो वर्कर काम करेंगे वहाँ पर अच्छी तरीके से, तो लिहाजा ये जो मटेरियल इस्तेमाल होगा इसके लिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। बट आर नॉट डायरेक्टली, लेकिन बराह रास्त यूज़ नहीं होता इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, पैदावार के अंदर जहाँ प्रोडक्ट पैदा बन रही होती है उस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उस प्रोडक्ट की के लिए सहूलत मुहैया करता है, वहाँ सफाई करेगा, वहाँ पोछा लगाएगा, क्लीन करेगा, पानी का इंतज़ाम करेगा पीने के लिए, उनकी ये सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्ट मटेरियल है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल है, इस पर वैल्यू लगी है, कॉस्ट लगी है, इसकी कॉस्ट भी, और ये समझा जाता है कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा बनता है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, इसको काउंट किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड की जो वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं उसका इनडायरेक्ट मटेरियल हिस्सा होता है। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा ये मैंने बताया आपको। अब मैं इसको मिटाता हूँ,
मेरा एक एलिमेंट मुकम्मल हो गया है। जो कॉस्ट एलिमेंट के मैंने 3 एलिमेंट बताए थे, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, इनमें से एक डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल का एलिमेंट्स मुकम्मल हो चुका है। आप इसको नोट कर लिए, अच्छी तरीके से जहनशीन करें। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, याद कर लें, आप कॉस्ट अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं कर सकते, सवाल को समझ नहीं सकते जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट आइटम, लेबर की तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा लेबर। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं, हमने पहले यहाँ पे ले लिया है इनडायरेक्ट लेबर को ले लिया है, जबकि हमें लेना चाहिए था पहले डायरेक्ट लेबर, लेकिन हमने इसको पहले इनडायरेक्ट लेबर ले लिया। चलो पहले इनडायरेक्ट लेबर पढ़ लेते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट लेबर टू होता है, तो मैंने 2.1 कर दिया इनडायरेक्ट लेबर। पहले इनडायरेक्ट लेबर पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर वो होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि उसकी सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोसेस को रिक्वायर्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट लेबर अपना काम प्रोडक्शन पे बासानी कर सकता है। वो प्रोडक्शन फिनिश गुड की शक्ल में तैयार होकर आ सकती है। तो वो क्या है, हम लिखते हैं इनडायरेक्ट लेबर इंक्लूड दी वेजिस, मजदूरी इसमें शामिल होती है, एंड सैलरी, तनख्वाह शामिल होती हैं, वर्कर्स, कारकुनों की, लेबर्स की, हु डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली जो है यूज़ नहीं होता है, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो। सम एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, कुछ एग्जाम्पल इनडायरेक्ट लेबर की इस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नीचे दी जा रही हैं। क्या है, एक मेंटेनेंस पर्सनल ले लेते हैं। मेंटेनेंस पर्सनल वालों का काम क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इक्विपमेंट होते हैं, उन इक्विपमेंट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए वो चेक करते रहते हैं, इंस्पेक्शन करते रहते हैं। अगर जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है किसी इक्विपमेंट को, उसको रनिंग फॉर्म में लाने के लिए फौरी तौर पर वहाँ काम करते हैं। ये मेंटेनेंस पर्सनल माने वर्कर, वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते, अशिया पे काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखने के लिए अपनी खिदमत मुहैया करते हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्ट जो है लेबर कहते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, मेंटेनेंस वर्कर्स इंश्योर्स, यकीनदानी कराते हैं कि द प्रोडक्शन इक्विपमेंट, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं, एंड फैसिलिटीज़, यानी फैक्ट्री जो होती है उसको फैसिलिटीज़ बोलते हैं, आर इन गुड वर्किंग कंडीशन, वो अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। इनका काम होता है गुड वर्किंग कंडीशन में रखना होता है उनको। दे परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस टास्क, वो रोज़मर्रा का जो मेंटेनेंस टास्क होता है वो परफॉर्म करते हैं। सच एज ऑयलिंग, चेक करते रहते हैं, ऑयलिंग मशीन को ऑयल करते रहते हैं ताकि मशीनें चलती रहें। चेंजिंग फिल्टर्स, जो फिल्टर्स होते हैं उनको तब्दील करते रहते हैं। एंड क्लीनिंग, इक्विपमेंट को सफाई करते रहते हैं, उसकी सफाई, क्लीनिंग इक्विपमेंट। दे आल्सो ट्रबल शूट एंड रिपेयर इक्विपमेंट व्हेन प्रॉब्लम अराइज, जहाँ किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम प्राप्त होती है, ट्रबल शूट होता है तो उसको रिपेयर करते हैं, इनका काम होता है, करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और मैंने इसके अंदर आपके सामने नोट कर दिया है, बहुत सारे होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल भी होते हैं, वो ऐसे वाले वर्कर जो क्वालिटी को चेक करते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनकर आती है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें लिखा है क्वालिटी कंट्रोल वर्कर्स इंस्पेक्ट, मायना करते हैं द फिनिश प्रोडक्ट, जो भी आपकी तैयार शुदा फैक्ट्री से प्रोसेस से निकल के आती है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। टू इंश्योर दैट, इस बात की यकीनदानी कराते हैं कि दे मीट दी रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड थे वो उसको पूरा करती हैं। आगे देखते हैं। और नंबर 3, सुपरवाइज़र भी इनडायरेक्ट लेबर होती है। इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनकी निगरानी के बगैर, इनकी गैर मौजूदगी में प्रोडक्शन प्रोसेस जो है सही तरीके से काम नहीं कर सकता। लेकिन उस प्रोडक्ट पे जो बनाई जा रही है डायरेक्ट इनका काम नहीं होता, लेकिन इनकी सपोर्ट होती है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए। लिखता है मैंने, प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स ओवरसी माने वो इसकी देखभाल करते हैं, ठीक है ना, दी प्रोडक्शन प्रोसेस की देखभाल करते हैं। इंश्योरिंग दैट, इस बात की यकीनदानी कराते हुए कि द प्रोडक्शन गोल्स, जो प्रोडक्शन के मकासद हैं, आर मेड, वो पूरे हो रहे हैं या पूरे हो चुके हैं। दे मॉनिटर, वो देखते हैं, निगरानी करते हैं। दे मॉनिटर दी वर्क ऑफ डायरेक्ट लेबर्स, के जितना भी काम डायरेक्ट लेबर कर रहे हैं उसको उनको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं।
जो उनको असाइन किया गया डायरेक्ट लेबर को वर्क, उस वर्क को चेक करते रहते हैं कि जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनकी नज़र होती है इनके ऊपर, असाइन टास्क के ऊपर। एंड प्रोवाइड गाइडेंस, और उनकी रहनुमाई करते हैं एंड फीडबैक करते हैं टू इंश्योर दैट, इस बात की यकीनदानी कराई गई द प्रोडक्शन प्रोसेस रन स्मूथली, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है सही तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है चौथा, सेफ्टी पर्सनल, क्योंकि जहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वहाँ ख़तरात का भी सामना होता है वर्कर को नुकसान हो जाए, इसलिए सेफ्टी पर्सनल भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं सेफ्टी, ताकि अपने आप को किस तरह बचाया जा सके और जितने इक्विपमेंट वगैरह उनको भी सेव किया जा सके। सेफ्टी वर्कर्स इंश्योर दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सेफ फॉर वर्कर्स, दे प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग टू डायरेक्ट लेबर को, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये लोग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लिखेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा हम 5 में ले सकते हैं। मटेरियल हैंडलर्स होते हैं जो मटेरियल को हैंडल करते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। मटेरियल हैंडलर क्या होते हैं? मटेरियल हैंडलर्स आर रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं फॉर मूविंग, रॉ मटेरियल को मूव करना है, सप्लाईज एंड फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर, अराउंड दी प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर पूरी, ठीक है। दे मे यूज फैसिलिटीज, पैलेट, जैक्स और अदर इक्विपमेंट टू मूव मटेरियल्स। इसके अलावा क्लीनर्स होते हैं जो सफाई सुथराई को रखते हैं। क्लीनर्स का काम ये होता है, क्लीनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई को मेंटेन करने के लिए होते हैं ऑफ दी प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर। दे क्लीन, फ्लोर्स को साफ सुथरा रखते हैं, वॉल्स को, दीवारों को साफ सुथरा रखते हैं, इक्विपमेंट को साफ सुथरा रखते हैं, एंड अदर सरफेसिस टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इज हाइजेनिक एंड सेफ फॉर वर्कर, के लिए हाइजेनिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, तब चीज़ों से पाक रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने रखे हैं, बताया है, कुछ ऐसी एक्सप्लेन कर दिए हैं, और लेकिन कुछ मैंने आपके सामने लिख के बताए हैं कि इनडायरेक्ट लेबर जो होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर तो काम नहीं करता जो प्रोडक्ट बन रही होती है, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर जो है वो उस प्रोडक्ट को बनने के लिए कुछ अपनी इन्वायरमेंट को, प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखने के लिए सर्विसेज मुहैया करता है, जिस पर भी कॉस्ट आती है, जो उस प्रोडक्ट का हिस्सा बनती है, लेकिन उस प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं की जा सकती, क्योंकि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे ट्रेस आउट नहीं हो सकती, आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, इनडायरेक्ट। तो चलें नेक्स्ट जो है हम डायरेक्ट लेबर पढ़ते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट आप ये एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। मैंने पहले वाला भी आपको दिखा दिया जो पॉइंट थे, फिर मैंने इसको मिटा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हम आते हैं डायरेक्ट लेबर की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम कॉस्ट एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट जो होता है लेबर, उसकी जो पहली कंडीशन थी डायरेक्ट लेबर, सेकंड कंडीशन तो हमने पढ़ ली है इनडायरेक्ट लेबर, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट लेबर्स। डायरेक्ट लेबर्स के वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बराह रास्त काम करते हैं, और उनका काम जो होता है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेस हो जाता है या आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, जो लोग जैसे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर मशीनों के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट वर्कर होते हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं ताकि मशीन चले तो रॉ मटेरियल फिनिश फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हो जाती है, फिनिश फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन, अगर बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, या सड़कें बनाने के लिए जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, पुल बनाने के लिए जो वर्कर डायरेक्टली पुल बनाने के लिए जो काम कर रहे होते हैं, रोड बनाने के काम कर रहे हैं, वो सब डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं। इसी तरीके से जहाँ खाने बनाए जा रहे होते हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पे शेफ़ होते हैं और कुक्स होते हैं। वहाँ पे वो जो है ज़रूरत के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक खाने तैयार कर रहे होते हैं ताकि उनको सर्व किया जा सके जो होटल में खाना खाने के लिए आते हैं। तो वो जो शेफ़ और कुक जो डायरेक्टली किचन में काम कर रहे होते हैं, खाने के अंदर जो काम कर रहे हैं, सपोर्टर वर्कर अलग होते हैं उनके, जो उस खाने पे नहीं कर रहे लेकिन वहाँ की सफाई कर रहे हैं, वो तो इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन जो खाना बना रहे होते हैं, चीज़ें बना रहे होते हैं, वो सब डायरेक्ट वर्कर होते हैं।
कॉस्ट को मटेरियल कॉस्ट उनकी लेबर कॉस्ट को ट्रेस आउट किया जा सकता है आराम से उस मटेरियल को जिसमें उन्होंने कन्वर्ट करा है एक फिनिश फॉर्म के अंदर। इसी तरीके से आर्टिस्ट भी होते हैं और क्राफ्ट्स पीपल भी होते हैं। आर्टिस्ट जो बनाते हैं आपकी जैसे पोट्री बनाने वाले, पेंटिंग करने वाले, ज्वेलरी बनाने वाले, ये सारे वर्कर्स होते हैं। ये डायरेक्ट जो काम करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर वो डायरेक्ट वर्कर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो दूसरा एलिमेंट जो हमने मुकम्मल किया डायरेक्ट वर्कर्स का। इसका हमने दोनों फॉर्म इनडायरेक्ट वर्क लेबर और डायरेक्ट लेबर दोनों लिख के और समझा दिया आपको अच्छी तरीके से। इसको ज़हन नशीन रखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो अशिया जो तैयार हो रही होती है उस अशिया पे डायरेक्टली बराह रास्त काम करती है। इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जो उस अशिया के ऊपर बराह रास्त काम नहीं करती बल्कि उस प्रोडक्शन के प्रोसेस को जारी रखने के लिए अपनी खिदमत मुहैया करती है, जो मैंने अपने इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में इनडायरेक्ट लेबर के अंदर बताया है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट्स है वो है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको शॉर्ट में FOH कहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ FOH। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट FOH में ही इंक्लूड की जाती है और FH खुद भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अभी जो हमने दो एलिमेंट पढ़े हैं डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर जो आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्शन के, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो उसमें शामिल की जाती है, FOH का हिस्सा होती है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स कॉस्ट एलिमेंट्स का तीसरा एलिमेंट हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FOH। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के अंदर। जब यूनिट बनता है उस यूनिट के बनाने के लिए जो है ये अदर एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्शन से मुतालिक, उनको भी इस प्रोडक्ट के अंदर काउंट किया जाता है इस प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन ये ट्रेस नहीं हो पाती है हो पाती है, लेकिन ये कॉस्ट इसके अंदर लगती है। तो इसको पढ़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री के अखराजात यानी प्रोडक्शन से मुतालिक फैक्ट्री के जितने भी अखराजात हैं रेफर्स टू का से मुराद दी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो एसोसिएटेड जुड़ी हुई होती है विद प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट की को बनाने से दैट कैन नॉट बी इजीली ट्रेस, जो बासानी से ट्रेस नहीं हो सकती, इस प्रोडक्ट के अंदर इसको ट्रेस नहीं कर सकते। टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सच एज जैसे रेंट है, किराया होता है, यूटिलिटीज़ होती हैं यानी बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये यूटिलिटीज़ होती हैं। एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होते हैं जो चेकिंग करने वाले, जो मैंने ऊपर पहले बता चुका हूँ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल्स होता है, मैंने ऊपर बता चुका हूँ। दिस कॉस्ट आर नेसेसरी, ज़रूरी होती है फॉर दी these costs are necessary for the production process to function but are not directly tied to the production of a particular items। ये कॉस्ट ज़रूरी होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के फंक्शन को जारी रखने के लिए, लेकिन ये कॉस्ट डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ट्रेस नहीं की जा सकती है, लेकिन इसकी जितने भी रिलेटेड खर्चे होते हैं एक प्रोडक्ट के हिसाब से उसमें शामिल कर दिए जाते हैं, लेकिन ट्रेस करना ईजीली आसान नहीं होता है इसको। कुछ मैंने एग्जाम्पलें रखी हैं आपके सामने यहाँ पे। एग्जाम्पल्स आर रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है कंपनी की या प्लांट की या कारोबार की, उसकी अगर किराए पर है तो किराया होता है, अगर वो ऑनरशिप पे है तो उसके मुताबिक उसका डेप्रिसिएशन वगैरह होता होगा। द कॉस्ट ऑफ लीजिंग किराए पे होती है, और ओनिंग यानी मलकियत होना, द बिल्डिंग वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इज द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। यानी रेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स भी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। यूटिलिटीज़ के अंदर आते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, गैस का बिल होता है, पानी का बिल होता है। ठीक है, ये सब जो है उसके अंदर आते हैं, ये भी जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, जितनी भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होती है वो भी जो है इसी का FOH का हिस्सा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा होता है। इंश्योरेंस, जितनी भी इंश्योरेंस कराई जाती है, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस
द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट इज़ अ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। डेप्रिसिएशन के बारे में बता देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएटिंग प्रोडक्शन इक्विपमेंट ओवर टाइम इज़ अ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये भी डेप्रिसिएशन की फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो होती है, द वेजेस एंड सैलरीज ऑफ वर्कर्स हु डू नॉट डायरेक्टली contribute to the production process such as supervisors, maintenance workers and quality control workers are factory overhead costs. ऑफिस सप्लाईज एंड ऑफिस सप्लाई ये होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। ऑफिस सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस, इसको ये इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है, इसके बारे में बताएं। द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस यूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव side of the production process such as office supplies, administrative, salaries and legal fees as factory overhead cost के अंदर इसको शामिल की जाती है। factory overhead costs are important to consider when determining the total cost of producing a product. By allocating this cost to each product is a product, a business can determine the true cost of producing a product and ensure that it is priced appropriately to make a profit. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में भी आपके सामने मुकम्मल बता दिया है। कुछ तो हिस्सा 2 पॉइंट तक लिखा है, बाकी मैंने लिखा नहीं, एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं दिखाते जा रहा हूँ आपको, अगर आपका कुछ रह गया है। ये देख रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने अभी आपको सामने पढ़ के बताई भी हैं। तो स्टूडेंट आप इनको बार बार रिपीट करें जो मैंने लेक्चर दिया है आपके सामने। तो ये आपके जो है कॉस्ट एलिमेंट, अगर आपको ये सही समझ में आ गया है तो कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारा ये चैनल है अकाउंट्स ओनली। मैं आपका टीचर अकील अहमद हूँ, आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर जो है। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर करें। तो आप आगे बढ़ेंगे हम इसकी, ये तो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी से मुतालिक, कॉस्ट एलिमेंट से मुतालिक टॉपिक था, हमने बताया आपको। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि आपको बड़ा आसानी से ये कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग चूँकि मुश्किल इसलिए लगती है कि इसका पास कोई फॉर्मेट नहीं होता है, जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट होता है हर स्टूडेंट उस फॉर्मेट को देख के कर लेता है। इसका आंसर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, नीचे से लिख के, ऊपर से लिख के, किसी भी जगह से सेट करें आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब ही निकालते हैं जब आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इस लेक्चर को मेरे बार बार देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। शुक्रिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।